दो बहनें, एक लाश और एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तैयार हैं इस कहानी के लिए? नमस्ते दोस्तों, विदेशी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अमेरिकन फिल्म व्हाट वी हाइड की कहानी, जहां दो बहनें अपनी मां की मौत को छुपाती है सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें अलग न कर दे। फिल्म की शुरुआत होती है दो बहनों स्पाइडर और जेसी के साथ। उनकी मां जेसी ड्रग्स की ओवरडोज से मर चुकी है। दोनों मां का शव उठाती है और उसे पास के शेड में एक ट्रंक में छुपा देती है। जेसी मां को आखिरी किस देती है और उसका लॉकेट अपने पास रख लेती है। इसके बाद स्पाइडर जेसी को कहती है कि वो किसी को उनकी मां की मौत के बारे में नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर बताया तो उन्हें अलग अलग फोस्टर होम में भेज दिया जाएगा। स्पाइडर कहती है कि वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी को उन्हें जुदा करने नहीं देगी। बाद में दोनों नाश्ता कर रही होती है कि अचानक उनकी मां का फोन बजने लगता है। स्पाइडर देखती है कि कॉल रीस का है, लेकिन वो नहीं उठाती। फिर वो स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन स्पाइडर देखती है कि जेसी अभी भी मां का लॉकेट पहने हुए है और लोग शक कर सकते हैं। इसलिए जेसी उसे अन्य मन से उतार देती है। स्कूल पहुंचकर स्पाइडर फिर अपनी छोटी बहन को चेतावनी देती है कि किसी को उनका राज नहीं बताना, जिस पर जेसी सहमत हो जाती है। लेकिन स्पाइडर खुद राज नहीं रख पाती और अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्सिस को सब बता देती है, जो इस खुलासे से हैरान रह जाती है। एलेक्सिस को चिंता होती है कि लोग जेसी की गैर मौजूदगी को नोटिस करेंगे, लेकिन स्पाइडर बताती है कि उसकी मां पिछले कई महीनों से घर के बरामदे तक नहीं पहुंची थी। शाम को जेसी को एक दोस्त की दादी घर छोड़ देती है, जिससे स्पाइडर नाराज हो जाती है। वो अपनी बहन को डांटती है कि सवारी स्वीकार करने की वजह से वो अंदर आ सकती थी और सच पता चल जाता। रात को स्पाइडर डिनर बनाने का फैसला करती है, लेकिन देखती है कि उनके पास मुश्किल से कोई खाना है। वो जो थोड़ा बहुत मिलता है खा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर जेसी को आश्वासन देती है कि चिंता न करे, क्योंकि 6 दिन बाद मासिक वेलफेयर आएगा। तभी बाहर कोई रुकता है और स्पाइडर को पता चलता है कि ये उनकी मां का बॉयफ्रेंड रीस है। जब वो जेसी को देखने की मांग करता है तो वो जल्दी से कहती है कि मां 1 घंटा पहले किसी और औरत के साथ कार में चली गई। इससे रीस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसकी मां को उसे फोन करने को कहना, फिर चला जाता है। ये घटना बहनों को बहुत डरा देती है और जेसी कहती है कि वो बार बार आएगा। बाद में स्पाइडर जेसी को शेड में मां के शव के पास रोते हुए पाती है और उसे सांत्वना देती है। वो उसे आश्वासन देती है कि रीस एक ड्रग एडिक्ट है और उसे सिर्फ ड्रग्स की परवाह है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उनकी मां उसमें दिलचस्पी नहीं रखती, वो किसी और की तलाश में चला जाएगा। कई दिन बाद लड़कियां आखिरकार अपनी मां के कार्ड पर वेलफेयर का पैसा पाती है। इसलिए दोनों सुपरमार्केट जाती है और ढेर सारे स्नैक्स खरीदती है। वो बाहर बैठकर उत्साह से खाना खाती है। ठीक उसी वक्त सुपरमार्केट का कैशियर कोडी आता है और उनकी तस्वीर ले लेता है। नारा स्पाइडर उसे परवर्ट कहती है और तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वो डिजिटल कैमरा नहीं है। कोडी अपना कैमरा वापस लेता है और चला जाता है, क्योंकि उसका ब्रेक खत्म हो गया है। घर लौटने पर जेसी पूछती है कि उन्हें हर महीने कितना वेलफेयर पैसा मिलता है, और बताती है कि 3 परिवार के सदस्यों के लिए लगभग $600। अगली सुबह उन्हें मां के फोन पर फिर कॉल आता है, जिसे स्पाइडर फिर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जल्दी ही उन्हें एक वॉइसमेल मिलता है और वो सीपीएस वर्कर पॉला का निकलता है, जो ये जांचने आ रही है कि जेसी बच्चों की ठीक से देखभाल कर रही है या नहीं। ये सुनकर बहनें डर जाती है और जल्दी से अपनी मां के कमरे को साफ करने दौड़ पड़ती है, जो पूरी तरह से गंदा है। सफाई करते वक्त उन्हें एक टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है और स्पाइडर बताती है कि उनकी मां बहुत पहले एक टीचर हुआ करती थी, जिस पर जेसी को यकीन करना मुश्किल लगता है। स्पाइडर फैसला करती है कि वो कहेगी कि उनकी मां एक बैंक में जॉब इंटरव्यू पर है, लेकिन जेसी बताती है कि उसकी कार अभी भी बाहर है।
लड़कियां जल्दी से बाहर दौड़ती है गाड़ी हटाने। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि स्पाइडर को ड्राइव करना नहीं आता। जैसी उसे गोकार्ट कार चलाने की याद दिलाती है, जिसके बाद स्पाइडर किसी तरह गाड़ी चलाती है और उसे छुपा देती है। जल्दी ही पॉला पहुंच जाती है और स्पाइडर दावा करती है कि उनकी मां एक बैंक में जॉब इंटरव्यू पर है। हालांकि वो याद नहीं कर पाती कि कौन सा। वो ये भी बताती है कि उनकी मां कितनी जिम्मेदार है और बच्चों की कितनी अच्छी देखभाल करती है। पॉला फ्रिज और अलमारियां जांचती है जो खाने से भरी होती है। जेसी का साफ कमरा भी उसे आश्वस्त करता लगता है। वो आखिरकार घर से चली जाती है और बहनों से कहती है कि उनकी मां से उसे फोन करवाए। इसके बाद जेसी चिंता करती है कि पॉला फिर आ सकती है, लेकिन स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि अब तक उनके पास कई केस वर्कर आ चुके हैं। कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिका, इसलिए अगली बार कोई और होगा। कहीं और हम लोकल शेरिफ बेन से मिलते हैं, जो 2 एडिक्ट्स के एक्सीडेंट की जांच कर रहा है, जिन्होंने नशे में गाड़ी चलाते हुए क्रैश कर लिया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि उनकी पिछली सीट पर 2 छोटे बच्चे थे जो सौभाग्य से बच गए। शाम को बेन घर लौटता है और स्पाइडर को एलेक्सिस के साथ पाता है, जो उसकी बेटी निकलती है। स्पाइडर परिवार के साथ डिनर करती है और कहती है कि वो बस लेगी क्योंकि उसकी मां आज रात व्यस्त है। लेकिन बेन उसे अकेले जाने नहीं देता और सवारी ऑफर करता है क्योंकि बहुत अंधेरा और असुरक्षित है। जल्दी ही वो स्पाइडर के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां बेन बताता है कि वो और जेसी स्कूल में सहपाठी थे। बेन अंदर जाकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन स्पाइडर समझाती है कि उसकी मां कल के इंटरव्यू को लेकर बहुत नर्वस है और कोई विजिटर नहीं चाहती। जैसे ही वो अंदर जाती है, जेसी उसे डांटती है, कहती है कि वो दोस्त की दादी को अंदर नहीं ला सकती, जबकि स्पाइडर शेरिफ को घर लाने देती है। उस रात स्पाइडर जेसी से माफी मांगती है, कहती है कि उसने पहले गलती की, और ये छोटी लड़की को हैरान कर देता है क्योंकि उसने अपनी बहन को पहले कभी माफी मांगते नहीं सुना। यहां जेसी अचानक उदास हो जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि वो इस तरह कितने दिन जी सकती है। अगले दिन स्पाइडर बस टिकट की कीमत पूछने जाती है और जब रिसेप्शनिस्ट उसकी उम्र पूछती है तो वो घबराकर 15 बताती है। औरत समझ जाती है कि स्पाइडर भागने की कोशिश कर रही है और चेतावनी देती है कि बाहर की दुनिया उसके जैसे लड़कियों के लिए और ज्यादा कठोर है। वो मदद के लिए कॉल करने की पेशकश भी करती है, लेकिन स्पाइडर कुछ नहीं कहती और घबराकर बाहर भाग जाती है। बाद में वो सुपरमार्केट पहुंचती है, जहां उसकी फिर से कोडी से मुलाकात होती है। वो उसे कुछ दिन पहले ली गई तस्वीर देता है, जिससे वो मुस्कुरा पड़ती है। वो उसे कभी कभी घूमने और तस्वीरें लेने का न्योता देता है, लेकिन स्पाइडर साफ मना कर देती है। उस रात जेसी कोडी की ली हुई तस्वीर पाती है और अपनी बहन को चिढ़ाने लगती है। पूछती है कि क्या वो घूमने गए थे। स्पाइडर मानती है कि उसने न्योता दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उनकी जिंदगी में दखल दे। हालांकि जेसी जोर देती है कि वो उसे मौका दे और कहती है कि जिंदगी में थोड़ा मजा करने से डरना नहीं चाहिए। अगले दिन स्पाइडर आखिरकार कोडी का न्योता स्वीकार करती है और उसके साथ मोटरसाइकिल पर जाती है। रास्ते में वो एक मोटल पर डेनिस नाम के आदमी से मिलने रुकता है और उसे कुछ तस्वीरें देता है। दोनों जल्दी ही जंगल पहुंचते हैं, जहां कोडी स्पाइडर को कैमरा इस्तेमाल करना और फोटोग्राफी सिखाता है। इसी बीच बेन स्पाइडर के घर उसकी मां को चेक करने आता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता जो क्रीने से बंद है। वो पास में जेसी की कार देखता है, जिससे उसे शक होता है। उसका ध्यान पास के शेड की ओर जाता है, लेकिन जांच करने से पहले उसे इमरजेंसी के लिए बुलावा आ जाता है। कहीं और स्पाइडर कोडी के डार्क रूम में जाती है, जहां वो अलग अलग लोगों की तस्वीरें देखती है। वो एक तस्वीर में डेनिस को नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। कोडी समझाता है कि डेनिस पहले ड्रग्स बेचता था, लेकिन उसकी बीवी की ओवरडोज से मौत के बाद राज्य ने उसके बच्चे छीन लिए।
अब वो मूनशाइन और नकली सामान बेचकर गुजारा करता है। बाद में स्पाइडर कोडी से घर से दूर उतरने को कहती है कि उसकी मां सख्त है और उसे लड़कों के साथ देखना पसंद नहीं करती। जाने से पहले कोडी उसे फोटोग्राफी प्रैक्टिस के लिए एक डिजिटल कैमरा उधार देता है और स्पाइडर इसे अप्रत्याशित रूप से प्यारा पाती है। आने वाले दिनों में बहनें अपनी जिंदगी को जितना हो सके सामान्य बनाए रखती हैं। अपनी मुश्किल हालात में छोटे छोटे खुशी के पल ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि एक दिन वो एक डिनर में होती है कि रीस अचानक उनसे मिलता है और वो इस बात से नाराज है कि जेसी ने अभी तक उसे फोन नहीं किया। स्पाइडर कहती है कि उनकी मां साफ हो रही है और उसका उससे कोई वास्ता नहीं। इसलिए वो जोर देता है कि वो उसे उधार के $300 शुक्रवार तक लौटाए। इससे लड़कियां और ज्यादा परेशान हालात में पड़ जाती है क्योंकि उनके पास मुश्किल से गुजारा हो पाता है। अगले दिन स्पाइडर एक पॉन शॉप जाती है और कोडी का दिया कैमरा बेचने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार सिर्फ $50 ऑफर करता है। कोई और चारा न देखकर वो अन्य मन से अपनी मां का लॉकेट पैसे के लिए छोड़ देती है। दुकानदार 2 हफ्ते तक उसे होल्ड करने पर राजी होता है, चेतावनी देता है कि अगर वो इसे वापस खरीदना चाहे तो दोगुना खर्च करना पड़ेगा। उस रात स्पाइडर रीस के ट्रेलर पर पहुंचती है और कहती है कि उसके पास उसका पैसा है, लेकिन विनती करती है कि अब से उन्हें अकेला छोड़ दे। वो उसे नकद देती है, लेकिन वो नीच आदमी कहता है कि वो थोड़ी देर रुके। दावा करता है कि वो उसे दिखाएगा कि उसकी मां को क्या पागल बनाता था। इससे गरीब लड़की डर जाती है और वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन रीस कहता है कि उसे यकीन नहीं कि जेसी साफ है और उसने अपनी बेटी को अकेले यहां आने दिया। डरी हुई स्पाइडर ट्रेलर से भागती है, जबकि रीस चिल्लाता है कि वो उससे अभी खत्म नहीं हुआ। जब लड़की घर लौटती है तो वो जल्दी से शेड की ओर जाती है, जहां वो ट्रंक को जोर से लात मारती है और रो पड़ती है। वो अपनी मां पर चिल्लाती है, कहती है कि वो उससे नफरत करती है और उसे कोसती है कि उसने उन्हें इस हालत में डाल दिया। अगले दिन स्पाइडर ऑनलाइन कुछ रिसर्च करती है और पता चलता है कि उसे अपनी बहन को गोद लेने के लिए 18 से ऊपर और आर्थिक रूप से स्थिर होना जरूरी है। उस रात जेसी उससे मां के लॉकेट के बारे में पूछती है, जो गायब हो गया है, लेकिन स्पाइडर उसे आश्वासन देती है कि वो जरूर मिल जाएगा। ठीक तभी उन्हें बेन का वॉइसमेल मिलता है, जो जेसी और बच्चों को उनके घर डिनर पर बुलाता है, जिससे लड़कियां तुरंत चिंतित हो जाती है। अगली सुबह एक हताश स्पाइडर मोटल पर डेनिस से मिलती है और पूछती है कि क्या वो उसे 18 से ऊपर साबित करने के लिए फेक आईडी बना सकता है। वो राजी हो जाता है और अपनी कीमत बताता है, लेकिन स्पाइडर मानती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। उसे इतना तनाव में देखकर वो उस पर दया करता है और पूछता है कि उसे आईडी इतनी जरूरत क्यों है। अगली सीन में स्पाइडर एलेक्सिस के साथ घूम रही होती है और अपनी बहन के साथ भागने की योजना साझा करती है। वो समझाती है कि उसने किसी को फेक आईडी बनाने के लिए ढूंढ लिया है, जिसके बाद वो नौकरी करेगी और जेसी को गोद ले लेगी। स्पाइडर आगे कहती है कि वो जेसी को तब तक बताएगी जब तक सारे दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते, और एलेक्सिस ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वेलफेयर का पैसा मिलने के बाद स्पाइडर पॉन शॉप लौटती है और पता चलता है कि दुकानदार ने कैमरा पहले ही बेच दिया है, इसलिए वो दूसरा खरीदती है। और जब वो लॉकेट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो इसे खरीद नहीं सकती और चल देती है। बाद में वो कोडी से मिलने जाती है ताकि उसे नया कैमरा दे सके, लेकिन वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी और उसे फिर घूमने का न्योता देता है। स्पाइडर पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जब वो जोर देता है तो वो आखिरकार राजी हो जाती है। दोनों जल्दी ही जंगल पहुंचते हैं, जहां वो तस्वीरें लेने लगते हैं और कुछ खूबसूरत पल साझा करते हैं। अगली सुबह जेसी, जिसे अस्थमा है, स्पाइडर को याद दिलाती है कि उसका इन्हेलर लगभग खत्म हो गया है। स्पाइडर स्कूल के बाद इसे रीफिल करने का वादा करती है, लेकिन पल भर बाद दरवाजे पर दस्ताप डस्ट बन जाता है।
वो फिर से पॉला निकलती है, जो उनकी मां से मिलने आई है। वो घर में पीछे के दरवाजे से घुसती है, लेकिन घर खाली पाती है। जल्दी ही पॉला शेड को नोटिस करती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद है और हम देखते हैं कि बहनें अंदर छुपी हुई है। औरत चेतावनी देती है कि अगर दिन के अंत तक जेसी से बात नहीं हुई तो वो शेरिफ को बुलाएगी। इसके बाद एक थकी हुई जेसी सुझाव देती है कि शायद उन्हें सीपीएस को सब बता देना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह जीने से थक गई है। लेकिन स्पाइडर उसे चुप रहने को कहती है और तुरंत डेनिस को फेक आईडी लेने दौड़ पड़ती है। दुर्भाग्य से वो उसे नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि वो आज कोर्ट में अपने बच्चों की कस्टडी की लड़ाई लड़ रहा है। उस शाम जेसी फिर लॉकेट के बारे में पूछती है और स्पाइडर आखिरकार मान लेती है कि उसने उसे बेच दिया। ये खुलासा जेसी को तबाह कर देता है, इसलिए स्पाइडर बताती है कि उनकी मां को लॉकेट या किसी और चीज की कभी परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने ड्रग्स की। जेसी बहस करती है कि नशे के बावजूद वो प्यार करने वाली थी और बुरी इंसान नहीं थी। लेकिन स्पाइडर बताती है कि उनकी मां ने एक बार बच्ची जेसी को बरामदे पर रोते हुए छोड़ दिया था, और अगर स्पाइडर ने उसे न उठाया होता तो वो ठंड से मर जाती। वो ये भी बताती है कि जेसी का अस्थमा गर्भ में उनकी मां के ड्रग्स इस्तेमाल की वजह से हुआ, जिसने उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि जेसी इसे मानने से इनकार कर देती है और रोते हुए बाहर भाग जाती है। वो जल्दी ही सांस लेने में तकलीफ महसूस करती है, लेकिन जब वो अपना इन्हेलर निकालती है तो पता चलता है कि वो खाली है। थोड़ी देर बाद स्पाइडर उसे जमीन पर बेहोश पाती है और तुरंत घबरा जाती है। वो 911 को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि एम्बुलेंस को आने में वक्त लगेगा, इसलिए वो खुद गाड़ी चलाकर उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर तुरंत जेसी का इलाज शुरू करता है, लेकिन बिना पेरेंट या कानूनी गार्जियन के कोई अपडेट देने से इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद बेन, जिसे अस्पताल ने बुलाया था, आता है और डॉक्टरों से बात करता है। वो स्पाइडर को बताता है कि उसकी बहन ठीक है, जिससे वो रो पड़ती है। वो इन्हेलर रीफिल करना भूलने के लिए खुद को दोष देती है, लेकिन बेन उसे याद दिलाता है कि वो जेसी की बहन है, मां नहीं। फिर वो पूछता है कि जेसी कहाँ है, लेकिन स्पाइडर जवाब नहीं देती और बस विनती करती है कि उसे अपनी बहन से अलग न करे। इसके बाद जेसी को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और बहनें एलेक्सिस के घर रात बिताती है। बाद में बेन अपनी पत्नी से कहता है कि वो जेसी को ढूंढने गया था, लेकिन वो घर पर नहीं थी, और सीपीएस वर्कर ने भी कहा कि वो हफ्तों से उससे बच रही है। उसकी पत्नी सुझाव देती है कि लड़कियां तब तक उनके साथ रह सकती हैं जब तक कोई घर न मिल जाए, लेकिन बेन समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है। वेटलिस्ट में 70 से ज्यादा बच्चे हैं और दोनों को एक ही घर में रखने की संभावना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह बेन लड़कियों को स्कूल छोड़ने ले जाता है और स्पाइडर को चिंता न करने की सलाह देता है और वादा करता है कि वो उनकी मां को ढूंढ लेगा। जैसे ही वो चला जाता है, स्पाइडर अपनी आज भागने की योजना बताती है, इसलिए एलेक्सिस उसे कुछ पैसे देती है और दोनों दिल से अलविदा कहती है। स्पाइडर फिर डेनिस के पास फेक आईडी लेने दौड़ती है, जिसके बाद वो जल्दी से जेसी को स्कूल से उठा लेती है। थोड़ी देर बाद बहनें घर पहुंचती है और स्पाइडर जल्दबाजी में सामान पैक करने लगती है, जिससे जेसी कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और स्पाइडर आखिरकार समझाती है कि उन्हें भागना होगा, वरना अथॉरिटीज उनके लिए आएंगी। वो बताती है कि उसके पास एक फेक आईडी है जो कहती है कि वो 18 की है, इसलिए वो किसी दूसरी जगह जा सकती है। हालांकि जेसी अपने स्कूल और दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर देती है। साथ ही ये भी तर्क देती है कि वो अपनी मरी हुई मां को इस तरह नहीं छोड़ सकती। असहमति जल्दी ही गर्म बहस में बदल जाती है और स्पाइडर गुस्से में अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है। ठीक तभी उन्हें बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है, इसलिए स्पाइडर जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़ती है। वो रीस निकलता है, जो दरवाजा जोर से तोड़कर अंदर घुसता है। वो स्पाइडर को दीवार से सटा लेता है
और कहता है कि उसे पता है कि उनकी मां मर गई है और वो भत्ता ले रही है। वो कहता है कि वो उनका राज रखेगा, लेकिन बशर्ते वो उसे हर महीने $200 दे, जिस पर स्पाइडर अन्य मन से राजी हो जाती है। रीस फिर जेसी के बारे में पूछता है, और जब स्पाइडर दावा करती है कि वो घर पर नहीं है, तो आदमी अपना असली रंग दिखाता है और सुझाव देता है कि वो कुछ मजे करे। बेचारी लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। ठीक उसी वक्त जेसी आदमी का कान काट लेती है, जिससे वो उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जेसी अपनी बहन की गोद में होश में आती है, जो उसे बताती है कि रीस चला गया है। जेसी कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, इसलिए रोती हुई स्पाइडर उसे आश्वासन देती है कि ठीक है और माफी मांगती है। अगली सीन में पुलिस उनके घर पहुंचती है और पता चलता है कि लड़कियों ने आखिरकार सच बताने का फैसला कर लिया है। स्पाइडर बेन से पूछती है कि क्या उसने गलत किया, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि उसने सिर्फ परिवार को एक साथ रखने की कोशिश की और इसमें कुछ गलत नहीं है। कई दिन बाद जेसी का अंतिम संस्कार होता है और दोनों बहनें रोते हुए ताबूत पर फूल चढ़ाती है। कोडी बाद में स्पाइडर को उसके दुख में सांत्वना देने आता है। बाद में स्पाइडर अपनी मां का लॉकेट, जिसे वो वापस पा चुकी है, पकड़ती है और अंदर अपनी और जेसी की शैशवावस्था की तस्वीर पाती है। फिल्म खत्म होती है जब वो लॉकेट को अपने गले में डाल लेती है, ये संकेत देते हुए कि उसने आखिरकार अपनी मां को माफ कर दिया है और अपने दुख के बीच सुकून पा लिया है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको व्हाट वी हाइड की ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अगली विदेशी कहानी का इंतजार करें।